हेलो एंड वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा ISYS के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग इस पर आज इतिहास विषय के एक छोटे से टुकड़े को उठा रहे हैं। जैसा कि टॉपिक से आप लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष, और यह देखने की कोशिश करेंगे कि जिन 16 महाजनपदों के बाद यह जो 16 महाजनपद छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारतीय भूभाग में दिखाई पड़ते हैं, खास करके मुख्यतः अशमक को छोड़कर सभी उत्तर भारत के क्षेत्र में, यानी विंध्य पर्वत से नीचे केवल एक, उसके अलावा सभी 15 के 15 जो उत्तर भारत के क्षेत्र में हैं, फिर उनमें से मगध ही क्यों सर्वोच्च शक्ति बनता है, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है, और अंततः मगध के नेतृत्व में जन से जनपद की यात्रा फिर वह राज्य बनकर एक साम्राज्य का जो स्वरूप ग्रहण करती है, उस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप लोग ISYS के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे देखें। यहां आपको वास्तविक मार्गदर्शन, रियल गाइडेंस मिलेगा। मिसगाइड कम से कम आपको नहीं किया जाएगा, जिसकी एक तरह से होड़ मची हुई है। गाइड हो पाए ना हो पाए, मिसगाइड होने की एक होड़ सी मची हुई, करने की खोड़ सी बची हुई है। तो उससे बचाने का भी हमारा ये ISYS का जो प्लेटफॉर्म है, उसका एक प्रयत्न है। तो आइए ISYS पर हम आपका स्वागत करते हैं और मगध के उत्कर्ष को लेकर हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, थोड़े बहुत भी इतिहास से अगर वाकिफ हैं तो यह जानते होंगे कि छठी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईस्वी पूर्व, यहां हम 16 महाजनपदों का इतिहास देखते हैं। 16 महाजनपद, उनका उदय होता है 16 महाजनपदों का। इन 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मत्स्य, चेदी, तमाम तरह के जनपदों में, इन 16 महाजनपदों में मगध व अंत में सर्वोच्चता प्राप्त करता है, और मगध के अधीन भारत पहले साम्राज्य को इतिहास में वह बनता हुआ देखता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? हम लोग ज्यादा तथ्यात्मक चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग मुख्यतः विश्लेषण की बात करेंगे, जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो खास करके इतिहास विषय के साथ मुख्य परीक्षा में, IS की मुख्य परीक्षा में, UPSC की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो सामान्य अध्ययन के लिए इसे जानना समझना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो प्राथमिक परीक्षा के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो चीजें ज्यादा आसान और स्पष्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो 16 महाजनपदों में मगध के सर्वोच्चता हासिल करने के पीछे कुछ बेसिक कारण थे, उन पर हम लोग बात करेंगे। उन बेसिक कारणों में से एक, ये जो मगध था, इसकी पहले राजधानी राजगृह या राजगीर, इसकी पहली राजधानी थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र वह बनाई गई थी। तो सबसे पहला जो एडवांटेज था मगध को एक साम्राज्य के तौर पर अपने आप को आगे करने के लिए, जो सबसे पहला एडवांटेज था वह यह था कि इसके राजधानियों की अवस्थिति, मगध के दोनों राजधानियों की अवस्थिति इसको एक सुरक्षा घेरा प्रदान करता था। कोई भी राज्य जो अपने राजधानी क्षेत्र, जो उसका केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र होता है, मुख्य सैनिक क्षेत्र होता है, और तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है, वह अगर ढह जाए, अगर उस पर जल्दी से अटैक करके उसे नष्ट किया जा सके, तो उस राज्य को खत्म करना और उसे दूसरे राज्य द्वारा अपने अधीन कर लेना वह एक आसान रास्ता पैदा करता है। लेकिन मगध के साथ एक अच्छी बात यह थी कि इसकी दोनों राजधानियां, चाहे वह राजगृह हो या पाटलिपुत्र, उसकी अवस्थिति उसे सुरक्षा घेरा देती थी। राजगृह यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। मोटे तौर पर एक तरह से यह दुर्ग की तरह था, और जो बचा हुआ क्षेत्र होता था उसको पत्थरों से सुरक्षित बना लिया गया था।
जो बचा हुआ क्षेत्र था उसे पत्थरों से सुरक्षित बना लिया गया था। लिहाजा राजगृह एक सुरक्षित राजधानी थी। और जब उदयन के टाइम में राजगृह से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना होकर उसे राजधानी के तौर पर विकसित किया गया, तो वह राजधानी भी जो पाटलिपुत्र है, वह पाटलिपुत्र भी एक तरह का जलदुर्ग था। वह एक तरह का जलदुर्ग था क्योंकि वह भी गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर अवस्थित था। इससे एक सुविधा तो यह होती थी कि जल के रास्ते उस जमाने में जबकि यातायात के साधन उतने प्रबल या बेहतर नहीं थे, वैसे में जल के रास्ते से यातायात सुगम होता था। तो एक सुविधा तो मगध को यह मिलती थी कि यातायात उनका सुगम होता था। वह जल के रास्ते से निकलकर, पानी के रास्ते से निकलकर किसी भी क्षेत्र पर बड़ी आसानी से हमले कर सकते थे। 2000 साल या 3000 साल के बाद भी मोटे तौर पर आप देखते हैं, ये हम नहीं कह रहे कि इनकी नेवी मजबूत थी, सेना के तो सभी अंग थे, लेकिन एक बात तो है कि जल पर इनकी स्थिति मजबूत थी। और दूसरी तरफ अगर उस पर नियंत्रण रखा जाए, नजर रखा जाए, तो उस पाटलिपुत्र पर हमला करने के लिए हमलावर को भी जल के रास्ते का ही अनुगमन करना होगा, उसी का अनुसरण करना होगा। और अगर उस पर निगरानी रखी गई है, उस पर नजर रखी गई है, तो क्या मजाल है कि कोई आक्रमण कर पाएगा अगर आप एक मजबूत सैनिक स्थिति में हैं तो। लिहाजा राजगीर और पाटलिपुत्र ये दोनों इतने सुरक्षित थे, इनकी राजधानियां इतनी सुरक्षित थी कि मगध सामान्य तौर पर बाह्य आक्रमण का शिकार नहीं हुआ। विभिन्न महाजनपदों में मगध सामान्य तौर पर बाह्य आक्रमण का शिकार बहुत कम हुआ। इसने आमतौर पर, इस परिस्थिति के चलते मगध ने आमतौर पर आक्रांता की भूमिका निभाई, या वह आक्रांता की भूमिका में रहा, आक्रमण का शिकार वह कम बना। लिहाजा मगध के उत्कर्ष की एक सबसे शानदार परिस्थिति यह थी कि उसकी राजधानी की अवस्थिति। दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं, हम लोग यह जानते हैं कि लोहे का प्रयोग इतिहास की दिशा बदल देता है। लोहे के प्रयोग ने इतिहास की दिशा बदल दी। कैसे बदल दी? क्योंकि उसके पहले तांबे जैसे धातु अगर प्रयोग होते थे तो वह सख्त नहीं थे, वह कमजोर थे। ना तो उससे वनों की बड़े पैमाने पर कटाई संभव थी, ना खेत की जुताई गहराई तक हो सकती थी, जिससे कि बेहतर कृषि की जा सके, ज्यादा पैदावार बढ़ाई जा सके। लेकिन जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो लोहे के प्रयोग ने दो चीजें, वनों की कटाई और गहरी जुताई। तो लोहे का जब प्रयोग शुरू हुआ तो प्रारंभ में या तो हथियार के तौर पर लोहे के हथियार, और फिर वह कृषि के लिए प्रयुक्त हुआ। तो आप गौर करेंगे कि मजबूत हथियार के लिए लोहा एक अनिवार्य है, और जिनके पास लोहा ज्यादा होगा, जिनके पास लोहे के खदान उपलब्ध होंगे, लोहे तक जिनकी पहुंच ज्यादा होगी, वह ज्यादा हथियार भी जुटा सकेगा और अपनी खेती भी वह उन्नत कर सकेगा। वह ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई कर सकेगा, और इन वनों की कटाई के जरिए वह ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र बना सकेगा। वो खेती के अपने एरिया उसका विस्तार कर सकेगा, और गहरी जुताई के जरिए वो अच्छी फसल पैदा कर सकेगा। तो लोहे के खदान चूंकि मगध साम्राज्य से ज्यादा दूर नहीं थे, वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के लोहे के खदान तक उनकी आसान पहुंच थी, इसलिए उन्हें लोहा पर्याप्त मात्रा में वह उपलब्ध था, ज्यादा सस्ते में उपलब्ध था और ज्यादा आसानी से उपलब्ध था। ध्यान रखेंगे कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अवंती, इसका भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लौह खादान तक इसकी भी पहुंच थी। और इसलिए आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों में
मगध के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली था तो अवंती का महाजनपद था, और उसके पीछे क्या कारण था? उनके भी लोहे थे। लेकिन अंततः मगध क्यों उस पर भी हावी होता है? तो केवल एक लोहा वह कारक तो बराबर कर सकता है, लेकिन वह पूरा पूरा न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता। मगध के पीछे और जो कारक थे वह अवंती पर हावी होते थे। बावजूद इसके आप देखेंगे कि मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ। चंद्रप्रद्योत वहां का राजा बिंबिसार के जमाने में, फिर मैत्री भी हुई, और चंद्रप्रद्योत जब बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। लेकिन अवंती और मगध का संघर्ष चलता ही रहा मोटे तौर पर, और इस अवंती पर कब्जा करने में या उस पर नियंत्रण करने में मगध को लगभग 100 वर्ष लगे। अपने साम्राज्यवाद की शुरुआत से लेकर अवंती पर नियंत्रण हासिल करने तक उसे 100 वर्ष लगे। उसके पीछे एक कारण यह लोहा ही था। तो दूसरा पाटलिपुत्र या मगध के उत्कर्ष का दूसरा प्रमुख कारण क्या था? उसके पास लोहे के खदानों की उपलब्धता। इसलिए दूसरा कारण हुआ, वह इसलिए मजबूत स्थिति में था, इसलिए वह साम्राज्य कायम करने में अगुवा हो सका, क्योंकि लोहे के खदान की उपलब्धता उसके ज्यादा पास थी, और इस लोहे के जरिए वह युद्धास्त्र या हथियार से लेकर कृषि औजार तक तमाम चीजों में इसका उपयोग कर सका, और शेष महाजनपदों पर वह अपनी प्रमुखता स्थापित कर सका। अब इसी से लगी भिड़ी तीसरी चीज है। इस लोहे के चलते हमने क्या किया कि हमने देखा कि कृषि का विकास। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखेंगे। इसकी अवस्थिति जो मगध क्षेत्र की थी वह गंगा घाटी का क्षेत्र। गंगा घाटी का क्षेत्र यह एक उपजाऊ प्रदेश था, जहां साधारण तौर पर अच्छी फसल पैदा हुआ करती थी, और लोहे के उपयोग ने उस कृषि को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। इससे यह हुआ कि यहां के किसानों ने अधिशेष मात्रा में, सरप्लस में अनाज पैदा किए, और चूंकि लोहे के प्रयोग ने धीरे धीरे राजा को सशस्त्र बल के मामले में ज्यादा मजबूत बनाया, तो वह एक अच्छी सेना रख सकता था, वह शक्ति के बल पर बेहतर प्रशासन कर सकता था। तो यह जो अधिशेष अनाज पैदा हुआ, इसमें से अधिकांश हिस्से को राजा कर के रूप में कलेक्ट कर सकता था, जो कि मगध के राजाओं ने किया। यानी उस लोहे और वह कृषि का क्षेत्र, कृषि में लोहे की भूमिका के चलते कृषि में अधिशेष का पैदा होना, और उसी लोहे के जरिए राजा की मजबूत स्थिति ने प्रशासन को और कर के कलेक्शन को आसान बनाया, और इस कर के कलेक्शन ने राजा को एक बड़ा कोष निर्माण में मदद की, और इस कोष निर्माण से वह बड़ी संख्या में सैनिक रख सकता था। बड़ी संख्या में सैनिक रख पाना संभव हुआ, और बड़ी संख्या में अगर आपको साम्राज्य बनाना है, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करनी है, तो विजय आप कैसे हासिल करेंगे? युद्ध में अपनी मजबूत स्थिति के चलते। युद्ध में मजबूत स्थिति क्या हो सकती है? आज की तारीख में मान लीजिए इजराइल, तो युद्ध वॉरफेयर वो तकनीक बदल गई। पाकिस्तान में लोग कहते फिरते हैं, आप सुनेंगे बेवकूफों को, कि हम गाजी हैं, हम कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, आदि आदि चीजें। चलो भाई, 1 मिनट के लिए मान लिया कि तुम्हें तलवार है, तुम चला सकते हो। तलवार चलाकर युद्ध हो तब तो तुम तलवार चलाओगे। तुम अपने घरों में तलवार चमकाना, और इधर से एक ड्रोन जाएगा, उसमें से कुछ 5-10 किलो विस्फोटक निकलेंगे, तलवार के साथ तुम मोहनजोदड़ो की समाधि बन जाओगे। नहीं, तो युद्ध का तकनीक अब बदल गया, और तब युद्ध के तकनीक तब भी बदल रहे थे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे।
तो हमने क्या कहा कि वह कृषि, उसका अधिशेष, कर के रूप में संग्रह, जिससे कोष का निर्माण हुआ, बड़ी संख्या में सैनिक रखे गए। तो अब सामने अगर 10,000 सैनिक हो और 6 लाख की सेना अगर सामने चली जाए, 1 लाख की सेना चली जाए, तो सामान्य तौर पर सामान्य और बराबर की परिस्थितियों में तो जाहिर है कि बड़ी सेना की जीत होगी। तो एक तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी। तीसरी बात यह हुई कि यह कृषि के अधिशेष के साथ साथ एक अन्य बात जिसकी हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने लोहे से लेकर कृषि तक की बात की। चौथी बात यह थी कि यहां यानी मगध में एक शानदार राजाओं की श्रृंखला पैदा हुई। शानदार राजाओं की श्रृंखला जिनकी नीतियां मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी थी। यहां गौर करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कि बौद्ध और जैन स्रोत मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण इसे ही मानते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ उनके हवाले से जो हमें पता चलता है वह जो हमें बताते हैं कि मगध क्यों बाकियों पर भारी पड़ा, तो वह बताते हैं कि एक शानदार राजाओं की नीतियां और उन शानदार राजाओं की श्रृंखला, यानी अच्छे राजा और उसकी अच्छी नीतियों के चलते मगध का उत्कर्ष हुआ, ये वो बताते हैं। ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन आपको बस स्पेसिफिकली यह दिमाग में रखना है कि वहां के राजाओं की नीतियों को मगध के उत्कर्ष के लिए कौन जिम्मेवार ठहराता है। तो तत्कालीन बौद्ध और जैन ग्रंथ उनका यहां मानना है कि मगध में जो राजे हुए, जो शासक हुए, वह शानदार शासक और उनकी नीतियां वह मगध के उत्कर्ष के लिए, उसके प्रथम साम्राज्य की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक था। खैर, अभी तुरंत हम लोगों ने बात की कि आप तलवार लेकर बैठे रहेंगे और आकाश से एक मिसाइल आएगा और सारा बम धड़ाम हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनोवेशन, नई खोज वह होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मगध में तकनीकी तौर पर खास करके सामरिक मामलों में यह इनोवेशन दिखाई पड़ता है। सामरिक मामलों में तकनीकी उन्नति की, इन्हें युद्ध करना है तो युद्ध के लिए यह तैयार हो रहे हैं। हमें युद्ध में एडवांटेज कैसे लेना है, सामने वाले पर अपनी बढ़त कैसे बनानी है, तो इसके लिए जैसे आज की तारीख में आप मिसाइल बनाते हैं, आप ड्रोन बनाते हैं, आप सुपरसोनिक मिसाइल बनाते हैं, आप स्टिल जेट बनाते हैं, तो स्टिल तो जेट की तरह इन लोगों ने वो किया जो आप लोग सभी समझ सकते हैं। मोटे तौर पर बाहुबली फिल्म देखकर तो लगभग पूरे भारत ने जान ही लिया है। आप देखेंगे कि यहां महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियार बनाए गए। यह तकनीकी उन्नति थी। यह मगध के शासक अजातशत्रु के समय में हुआ। मगध के शासक अजातशत्रु के समय में हुआ। यह तथ्यात्मक सूचना है, दिमाग ये रखना है कि तकनीकी सामरिक मामलों में इन लोगों ने तकनीकी उन्नति की। महाशिलाकंटक बनाए ऐसे कि बड़े बड़े पत्थर दूर से फेंके जा सकें, बड़े बड़े पत्थर दूर से फेंके जा सकें। और रथमूसल रथ के चक्कों में गदा की तरह या तलवार की तरह लगी हुई चीजें थी कि रथ अगर चले तो उसके उतने दायरे में आने वाले सैनिक वो अपने आप मर जाए। विजुअलाइज कीजिए वो बाहुबली फिल्म। तो ये तकनीकी उन्नति, अभी हमने सबसे शुरू में क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए राजगिरी के विषय में हमने कहा कि वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था एक दुर्ग, और जो खाली रास्ता था उसे पत्थरों से ढककर और मजबूत बना लिया गया। और ऐसे पत्थरों को तोड़ने के लिए आज की तारीख में क्या चाहिए, वो बारूद से हमला होता है। तो उस जमाने में चूंकि बारूद थे नहीं, तो इनके तो राजगिरी को तोड़ना मुश्किल था, या फिर पाटलिपुत्र के जलदुर्ग को भी। लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर फेंक कर
शत्रु का बड़े पैमाने पर सफाया कर सकते थे, तो सामरिक मामलों में मगध के लोगों ने वह जो तकनीकी उन्नति दिखाई, खास करके इनके राजाओं ने, वह मगध के उत्कर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बना। एक अगली बात यह दिमाग में रखेंगे कि मगध के लोगों का चरित्र, मगध के लोगों का चरित्र यह मगध के उत्थान में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी। आप लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मगध के क्षेत्र के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। ये कुछ ऐसे व्रात्य क्षत्रिय के तौर पर देखे जा रहे हैं, यानी वह जो पथ भ्रष्ट हो गए, उनको आर्यों के उस पूरी परंपरा में नीचे की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका अर्थ यह था कि ये आर्यों के जो कर्मकांड आदि हैं उसको वह उसी तरह से फॉलो नहीं करते, अनुसरण नहीं करते। आर्यों के कर्मकांड को उसी तरह से फॉलो या अनुसरण नहीं करते। और जब आप रूढ़ी को, परंपराएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, जब वो रूढ़ी है उसे फॉलो नहीं करते, तो आप क्या, तब उसे कहते हैं कि आप प्रगतिशील चेतना दिखा रहे हैं। और यह जो यहां के लोगों की प्रगतिशील चेतना है, इसने इनको वह सब कुछ करने का अवसर दिया। यह बंधे हुए नहीं थे कि ब्राह्मण हैं तो केवल वैदिक कार्य करेंगे, यजन याजन करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे, क्षत्रिय ही केवल युद्ध करेंगे। यहां एक कम्युनिटी के तौर पर ये लोग कृषि भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मगध में जो मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, वह कहीं से क्षत्रिय नहीं है। तो इसके चलते मगध के लोगों का जो चरित्र है वह अग्रगामी है, वह प्रगतिशील है। इसके चलते वह समाज जहां विभिन्न तरह की धार्मिक रूढ़ियां होती हैं जो उन्हें विभिन्न तरह के कार्य करने से रोकती हैं, मगध के साथ वह लागू नहीं होता था। लिहाजा यहां के लोग बहुत ज्यादा उद्यमशील थे उस जमाने में, और इसके चलते मगध की उन्नति हुई। और इसी के चलते मगध के क्षेत्र में कृषि के साथ वाणिज्य, व्यापार और शहरों का विकास हुआ। और इस वाणिज्य, व्यापार और शहरों के विकास में दोनों चीजें थी। एक तो अभी जो हमने कहा चरित्र, और दूसरी तरफ जो कृषि का अधिशेष होता था। इसे आप ऐसे समझें कि जब आप घर में 4 लोगों के परिवार में रह रहे हैं और चारों के चारों लोग खेती में काम कर रहे हैं और उपज वही 10 क्विंटल सालाना हो रहा है, उसमें से 2 लोग हट भी जाएंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि 4 लोगों को काम करके ही वह हो रहा हो अगर, तो फिर क्या करेंगे, सबको काम करना होगा। लेकिन यदि वह 4 लोग काम करने लगे और 10 क्विंटल की जगह पर 25 क्विंटल उपजा होने लगे, उस उपज से वह जो 15 क्विंटल का अधिशेष आपने पैदा किया, तो 2 चीजें होंगी। एक तो कुछ लोग वह कृषि से बाहर निकलेंगे कि घर के तो 3 लोग ही वह 25 क्विंटल पैदा कर ले रहे हैं, तो 10 क्विंटल अधिशेष वह अवसर देता है। जब भी कृषि में अधिशेष का उत्पादन होता है तो लोग वाणिज्य, व्यापार, तकनीक, शिल्प की तरफ जाते हैं, उत्पादन करते हैं दूसरी चीजों का। फिर उस उत्पादन, यानी वो एक उद्योग हुआ, फिर उसे दूसरा समुदाय होता है कलेक्ट करता है और दूसरी जगह ले जाकर बेचता है, वह व्यापार हुआ। तो यह उत्पादन और यह जो वाणिज्य व्यापार है यह बढ़ा। इसके बढ़ने से शहरों का विकास हुआ और इसके चलते भी मगध में करों की वृद्धि हुई, या कोष में बड़ी मात्रा में धन आया। यहां से भी टैक्स, धन और शक्ति, तो जाहिर है कि मगध को उत्कर्ष से कौन रोक सकता था। अब आइए, इसके अलावे भी मगध राजतंत्र था। उस जमाने में
गणतंत्र भी बहुत थे। तो गणतंत्र में सामान्य तौर पर सभी गणों के प्रमुख वह भी राजा कहलाते थे, और गणतंत्र में सभी बैठते थे तब किसी चीज पर निर्णय लिया जाता था। तो सामान्य तौर पर गणतंत्र में एक समझ की बात है कि निर्णय में देरी की संभावना हमेशा थी, निर्णय में देरी की संभावना वह हमेशा थी। जबकि राजतंत्र में जो स्वेच्छाचारी था, जिस पर मोटे तौर पर किसी का अंकुश नहीं था, राजा की इच्छा ही निर्णय है, तो चुटकियों में निर्णय लिया जा सकता है, चुटकियों में निर्णय लिया जा सकता है। तो गणतंत्र में कभी कभी निर्णय लेने में देरी होती थी, और सभी गण के प्रधान एक मत हो जाएं, यह हमेशा जरूरी नहीं है। इसको एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अजातशत्रु ने बुद्ध से पूछा था कि वज्जी संघ को कैसे खत्म किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा था कि जब तक उनके गणों की बैठक होती रहेगी, वो आपस में विचार विमर्श करते रहेंगे, संघ में बैठकें होती रहेंगी और उचित निर्णय लेते रहेंगे, कार्यान्वित करते रहेंगे, तब तक उन्हें पराजित करना मुश्किल है। तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार के जरिए इन गणों में फूट डलवाई। ये समझने की चीज है। कुछ गणतंत्र भी थे उस जमाने में, उन गणतंत्रों को जीता। तो गणतंत्रों में निर्णय की प्रक्रिया की देरी, जबकि राजतंत्र में जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र है वह चट से निर्णय होना संभव है। लिहाजा गणतंत्र पर राजतंत्रों की विजय आसान थी, और मगध जैसा राजतंत्र जो शक्तिशाली होता जा रहा था, जो आक्रामक था, जो अपने साम्राज्य निर्माण के लिए कटिबद्ध था, उसके लिए बहुत आसान था कि वह ऐसा कर पाए। इसके साथ साथ जो हमने कहा कि इनके राजाओं की नीतियां, आप गौर करेंगे कि बिंबिसार से मोटे तौर पर शुरुआत होती है मगध के उत्कर्ष की कथा की, यहां तक कि इन्होंने सभी तरह की अच्छी बुरी नीतियों का अनुसरण किया। साम दाम दंड भेद सब अपनाए, और जो जनपद थे, महाजनपद, उन पर अपनी प्रमुखता स्थापित करने के लिए इवन आप देखेंगे कि विवाह को भी एक पॉलिसी के तौर पर अपनाया। कौशल देवी कौशल की राजकुमारी से, वैशाली की चेलन्ना से, मद्र की क्षेमा से, ठीक है, आगे और भी राजाओं ने। तो जिस तरह से भी संभव हुआ सभी तरह की नीतियों का इन्होंने अनुसरण किया, और इन तमाम कारणों के चलते बाकी जनपदों पर मगध की श्रेष्ठता कायम हुई, और मगध के नेतृत्व में ही भारत में पहले साम्राज्य का निर्माण हुआ। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे, और अगर कोई भी परेशानी हो तो उसे आप